नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ विश्व गौरी। जिंदगी अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन कई मर्तबा गलत आदतें, खराब खान पान हमारी सेहत को और ज्यादा बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी नासाज हो जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है, और ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक हो जाएं। क्या करें, क्या ना करें, और इसकी सटीक जानकारी आपको होना चाहिए। तो वहीं जब कोरोना काल चल रहा हो तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना लाजमी हो जाता है। स्वराज सेहत में आज हम ब्लैक फंगस और फंगल इन्फेक्शन के बारे में विस्तार के साथ चर्चा शुरू करेंगे। तो फिर देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं स्वराज सेहत का आज का ये खास सफर। तो स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद हैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ जी। सिद्धार्थ सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ आपको ब्लैक फंगस और फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देंगे। आप हमें फोन करके सीधे डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ से सवाल कर सकते हैं। डेफिनेटली इस वक्त आप अपने टेलीविजन सेट पर जो फोन नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। इन नंबर को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। डॉक्टर सौरभ, एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ब्लैक फंगस है क्या, और कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या ये वाकई में कोविड से ही रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है या नहीं, और होता क्या है ये ब्लैक फंगस। पहले तो समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भीषण महामारी का दौर था जिससे अब धीरे धीरे देश समाज उबर रहा है। जैसे हम उबरते हैं और सोचते हैं कि ये चीज समाप्त होने वाली है, तभी अचानक से कोई नई चीज आ जाती है और फिर हम इसके झंझावतों में ग्रसित हो जाते हैं। ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं, संसार में पाई जाती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। तो ये म्यूकरमाइकोसिस भी एक प्रकार का बहुत ही रेयर फंगल इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं कि इसके केसेस हिंदुस्तान में या फिर देश में नहीं मिलते थे, दुनिया में नहीं मिलते थे, मगर इतने ज्यादा संख्या में अचानक से जो केस बढ़े हैं म्यूकरमाइकोसिस, जिसे आम भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं, इतना पहले नहीं देखा जाता था। लेकिन कोविड काल में चूंकि बहुत ज्यादा ये केसेस बढ़े हैं तो लोगों के अंदर इसके प्रति ज्यादा जागरूकता आई है कि आखिर ये म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है और इसे ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं। बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में होते हैं, कैंडिडियासिस है, ब्लास्टोमाइकोसिस है, ऐसे ये म्यूकरमाइकोसिस है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसे बोलते हैं। जनरली ये फंगस सॉइल में जो डिकम्पोजिंग सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, फ्रूट्स हैं, इन सब में ये फंगस जो है वो देखे जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में भी ये फंगस रहते हैं, लेकिन ये फंगस उसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, मतलब रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है आदमी की किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से। जिनमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की वो कमजोर हो जाती है, उसी में ये फंगस डेवलप होते हैं। अब ये है कि म्यूकरमाइकोसिस को आखिर ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं। जनरली ये जहां भी होता है वहां टिश्यू की नेक्रोसिस करता है, मतलब वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो खत्म हो जाती है उस पार्ट की, तो पार्ट जो है वो ब्लैक दिखने लगता है, रेडिश ब्लैक दिखने लगता है, इसीलिए इसको हम ब्लैक फंगस बोलते हैं। ऐसे ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका पूरा नाम ब्लैक फंगस है, क्योंकि इसका कलर जो है रिजेंबल करता है, ब्लैकिश म्यूकोसा हो जाती है, ब्लैकिश टिश्यू हो जाते हैं, बॉडी की नेक्रोसिस हो जाती है, तो इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। म्यूकरमाइकोसिस की एक टेंडेंसी क्या होती है कि ह्यूमन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके प्रति इनकी एफिनिटी होती है, मतलब उस ब्लड वेसल्स की तरफ ये आकर्षित होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स पे जाके अटैक करते हैं, तो जो भी पार्ट है जहां पे ये फंगस होता है वहां पे कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई हो जाती है, मतलब जितना ब्लड टिश्यू को चाहिए, जितना ब्लड सेल्स को चाहिए, उतना ब्लड उस पार्ट तक नहीं पहुंच पाता और धीरे धीरे टिश्यू की नेक्रोसिस होने लगती है, वो डेड होने लगते हैं। तो डेड सेल्स, डेड टिश्यू जो है वो ब्लैक दिखने लगते हैं, तो इसीलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, क्योंकि जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं ब्लैक फंगस के बारे में, आपने बताया कि पर्टिकुलर एक एरिया के जो टिश्यूज है वो डेड होने लगते हैं, इस वजह से ये फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। ज्यादातर जो केसेस से सामने आए इससे कोविड पीरियड में हमने जब देखा, ये जो स्पेशली ये जो सेकेंड स्ट्रेन में हमने इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखा है और लोग बहुत ज्यादा इससे देखे गए, इफेक्टेड भी हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जितने भी हमने केसेस
केसेस देखे हैं, हमने चेहरे पे सबसे ज्यादा इस इन्फेक्शन को देखा है। क्या वजह बताई जाती है कि आंखों के आसपास, चेहरे के पास, कान के पास ये फंगल इन्फेक्शन देखा गया है? आम भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करूं तो म्यूकरमाइकोसिस के 2 पार्ट होते हैं। उनको दो ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो 2 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं उनको। एक तो होता है सुपरफिशियल। जो सुपरफिशियल पार्ट होता है म्यूकरमाइकोसिस का, वो एक्सटर्नल ईयर हो गए, जो आपके नेजल सेप्टम्स है, नाक की जो कोशिकाएं होती हैं वो हो गए, स्किन जो हो गया, नेल बेड एरिया जो हो गया। दूसरा पार्ट जो होता है वो आपके शरीर के टिश्यू के माध्यम से शरीर के अंदर चला जाता है, जैसे पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस है, जो लंग की म्यूकरमाइकोसिस होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि ये शरीर के मेनली जो है मुंह के भाग में देखा जाता है, इस टाइप के म्यूकरमाइकोसिस को राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। और इसका सबसे तगड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, ये जो फंगस है वो नाक की कोशिकाओं के द्वारा जो है शरीर के अंदर घुसते हैं। तो नाक हो गया, नाक से अंदर हम जाएंगे तो फेरिंग्स में आ जाएंगे। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो जो हमारा पूरा पैरानेजल एयर साइनस बोलते हैं, उन एयर नेजल साइनस में हो जाता है, आपके पैलेटल एरिया में हो जाता है, ऑर्बिट एरिया में हो जाता है, और फिर इन्वेट करते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत तेजी से फैलता है। ये अब नाक के अंदर गया, फिर फेरिंग्स में गया, पैलेट को इन्वॉल्व किया, आपके आईज को इन्वॉल्व किया, और फिर बहुत तेजी से ब्रेन तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आपको जरा से भी सिम्टम्स इस टाइप के लगे कि आपके जो सामान्य, अगर स्टार्ट करेंगे कैसे पता करेगा कि म्यूकरमाइकोसिस है, तो नेजल डिस्चार्ज चालू हो जाता है, नाक के अंदर या पैलेट के अंदर आपको काला धब्बा दिखने लगेगा। तो ऐसी अगर कोई भी चीज अगर आपको दिखती है और अगर आप तुरंत कोविड से रिकवर हुए हैं तो आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत है, क्योंकि अगर ज्यादा देर अगर इस म्यूकरमाइकोसिस में हो गई तो फिर जिंदगी बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस जो है वो कोविड-19 के पेशेंट में ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। एक तो इसका कारण ये है कि इंट्यूबेट भी जो करते हैं तो नाक से या मुंह के थ्रू किए, तो उससे भी ये जो है वो एरिया को बहुत डिकम्पोजमाइज कर देता है, जिससे इनके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, देहरादून से हमारे साथ दर्शक राजकुमार जी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिद्धार्थ से आप अपना सवाल सीधे कर सकते हैं। नमस्कार सर, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी आंख में थोड़ी सी सूजन आई थी और मतलब दर्द करती थी और हल्का मतलब महसूस हो रहा था कि कुछ है आंख में। तो फिर मैंने मेडिकल से एक ड्रॉप लिया और 2 दिन में मेरी आंख ठीक हो गई और अब नॉर्मल है। तो क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या अब वो ठीक हो गई है? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि आपको थोड़े से आंख में तकलीफ चालू हुई और फिर जब आपने मेडिसिन ली तो वो ठीक हो गया, तो इसमें कोई घबराने या इस टाइप जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो उससे जुड़ी हुई चीज नहीं है ये, क्योंकि ये जो चीज है बहुत तेजी से फैलती है। सिर्फ आंख तक सीमित नहीं रहेगी, आपके नाक की कोशिकाओं को, आपके ब्रेन को बहुत तेजी से इफेक्ट करती है। तो इसमें कुछ ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ठीक हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरफ से ध्यान हटा के, और कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। जाहिर सी बात है राजकुमार जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि थर्ड स्ट्रेन का जिस तरह से जिक्र लगातार किया जा रहा है कि अक्टूबर से थर्ड स्ट्रेन आ जाएगी, तो जाहिर सी चीज है कि ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, देयर इज अ 6 टाइप ऑफ सिम्टम्स इन अ ब्लैक फंगस। तो ये कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ये कौन कौन से 6 ऐसे लक्षण हैं जो सबसे ज्यादा हार्मफुल हैं? अभी मैंने जैसे बताया भी, लक्षणों को तो बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो सामान्यतः जो हमने केसेस आए हैं और जिन केसेस की स्टडी हुई है उसके हिसाब से कोविड-19 अगर रिकवर हुए हैं तो 3-4 दिनों के अंदर ये जो है म्यूकरमाइकोसिस आपको इफेक्ट करना चालू कर देता है। और म्यूकरमाइकोसिस अगर आपको इफेक्ट कर रहा है तो आपको इस बात की जानने की सख्त आवश्यकता है कि कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप पहले से कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ऊपर है, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है। 70% केसेस इससे पहले जब कोविड-19 नहीं था तो म्यूकरमाइकोसिस के जो होते थे वो डायबिटीज जो अनकंट्रोल्ड होती थी उसी से के रिलेशन में होते थे। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसे हम बोलते हैं वो सामान्यतः इन पेशेंट में देखा जाता था, और ये पेशेंट जिनमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहे डायबिटीज, उसी की इम्यूनिटी अगर खत्म हुई है, अगर कंप्रोमाइज हुई है, तब ये फंगल इन्फेक्शन बॉडी में स्टार्ट होता था। इसके अलावा बहुत सारी टाइप की मैलिग्नेंसीज हैं और भी है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग
लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर है, इन सब लोगों में जनरली ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अगर आप कोविड-19 से तुरंत रिकवर हुए हैं, 3-4 दिनों के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नाक के अंदर आपको भारीपन है, नाक से कोई आपका गीला पदार्थ बाहर आ रहा है, आंखों में आपका भारीपन है, आंखों में सूजन आ गई है, आंख लाल हो गई है, पैलेट के अंदर अगर कोई काला धब्बा है, सर में भारीपन है, पेन है, बहुत ज्यादा ऐसा पेन है जो आप सह नहीं कर पा रहे हो, माथे के अंदर तक फैल चुका है दर्द, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। आपकी ऑटोप्सी कर ली जाएगी, एमआरआई के थ्रू पता लगा लिया जाएगा कि आप सही में म्यूकरमाइकोसिस, जिसे सामान्य भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं, उसका इफेक्ट आपके बॉडी में है या नहीं है। और अगर ऐसा है और तुरंत अगर इलाज चालू कर दिया गया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए। भोपाल में भी बहुत सारे केसेस थे, लेकिन अब हम इनसे रिकवर कर रहे हैं। तो एक बात तो इस जानने की है कि कोविड-19 की अगर आपकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, तब भी आपको कुछ कुछ सुरक्षाओं का ख्याल रखना है। जैसे आप मिट्टी से दूर रहें, आप अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट मैं एग्जैक्टली सवाल भी यही करने जा रही थी आपसे डॉक्टर सिद्धार्थ की। समझा में ऐसा होता है कि हमें कोविड है या नहीं है, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं कि ठीक है उनको कोविड नहीं है, बट उनमें सिम्टम्स ब्लैक फंगस के देखे गए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि क्योंकि ये एक भ्रांति भी लोगों में कि ये मिथ है कि अगर आप कोविड-19 से पॉजिटिव हैं या आपको हुआ है तभी आपको ब्लैक फंगस होगा, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस जो है ये मेडिकल टर्म में या मेडिकल साइंस में अभी आया है। ये तो पहले से एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, क्योंकि अब लोगों का ध्यान इसकी तरफ ज्यादा तौर पे है। तो अगर कोई भी केस आता है तो उसके ऊपर असर होता है कि नहीं म्यूकरमाइकोसिस का केस आ गया। ऐसा तो नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस के केस पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन हाँ कोविड-19 के बाद जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट आदमी की डेवलप हुई है उसमें इसके ज्यादा चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक बार अगर आदमी निगेटिव आ जाता है तो उसके अंदर ये रहता है कि नहीं अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हो चुका हूँ, ऐसी स्थिति नहीं है। कोविड-19 शरीर के हर भाग पे कहीं ना कहीं असर करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है इसकी एफिनिटी ब्लड वेसल्स की तरफ होती है, तो ये थ्रम्बस भी काउज करता है। और कोविड-19 के पेशेंट में भी हम देखते हैं कि उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है। तो ये इसका थ्रम्बस, कोविड-19 का थ्रम्बस, ये चीजों को और ज्यादा भयावह बना देती है। तो आप अगर कोविड-19 से निगेटिव होकर घर आ गए हैं तब भी आपको कुछ एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। ऐसा करना है कि आपकी इम्यूनिटी जो है बिल्कुल मजबूत रहे। बहुत भयानक स्थिति से हम गुजर के सामने आए, तो ऐसा न हो कि फिर हम उसी दौर में चले जाएं। तो ये हम पे, हमारे समाज पे, इसी पे निर्भर करता है कि अब हम कैसे आगे जाके संघर्ष करें और इस महामारी से अब हम ऊपर उठें और एक सामान्य जीवन की तरफ जाएं। तो ये हम पे, आप पे, समाज पे, सब पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये देखें कि नहीं हम बीमार हो जाएंगे और डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपने देखा कितनी भयानक स्थिति थी, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे थे। तो हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार नहीं, हम आप भी हैं। आज अगर आप देखें कि भोपाल खुल रहा है तो जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। अभी 2-3 महीने और हमें थोड़ी कड़ाई करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में किस तरह से ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट किया जाता है? हमारे यहाँ जो हमारा डेंटल विंग है, जैसे राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है, तो हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट आता है और क्लिनिकल फीचर्स हम अगर देखते हैं कि नहीं ये म्यूकरमाइकोसिस के रिलेशन में है और कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऐसा बताते हैं, तो हमारी संस्था है आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, हम वहाँ एमआरआई के लिए भेजते हैं। वहाँ ऑलरेडी 30-30 बेड के 2 म्यूकरमाइकोसिस के अलग से सेंटर बनाए गए हैं और वहाँ पे उनका पूरा इलाज होता है। और हमने बहुत सारे केसेस वहाँ पे ट्रीट भी किए। तो अगर आप बहुत जल्दी हमारे पास आ गए, आप जितनी जल्दी आएंगे आपके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। और आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हमारे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की एक महा ड्राइव चल रही है, जहाँ पे ये है कि करीबन 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की योजना है सरकार की। तो अभी भी समय है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है उनसे मैं हाथ जोड़ के सविनय निवेदन करूंगा कि आप जाएं। अभी बहुत सारे सेंटर आपके घर के आसपास में हैं और आप वहां जाएं। वॉक इन भी है, आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, आप अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि जितनी ज्यादा देश में वैक्सीनेटेड पर्सन की संख्या बढ़ेगी उतनी ही आसानी से हम इस महामारी पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो आप जाइए और जरूर वैक्सीनेशन लगाइए। सरकार की योजना है, सब लोग आपके सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं और जो भारतीय रेल का सिद्धांत है वो आपके जीवन में भी आना चाहिए। सुरक्षा प्रथम, सदैव और अंत तक। आपको अपनी सुरक्षा स्वतः करनी है, तो आप घर से निकलिए और निस्संदेह आप जाइए वैक्सीनेशन सेंटर पे। हमारे भाभा विश्वविद्यालय में भी हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है और आज शाम में 5 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। तो आप निस्संदेह जाइए और आपकी संपूर्ण सुरक्षा के साथ हम आपको वैक्सीनेट करेंगे।
और इसी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वराज एक्सप्रेस के साथ ही आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज और भाभा डेंटल साइंस कॉलेज और तमाम जो हमारे जो फ्रंट वॉरियर हैं उन्होंने उठाई है कि आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, वैक्सीनेट कराइए, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन होगा तो एक हद तक आप लोग इस वायरस की चपेट में आने से बच जाएंगे। कुनकुरी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, मुरारी लाल। मुरारी जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिद्धार्थ से आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, यही जो ब्लैक फंगस है इसके बारे में ये जानना था डॉक्टर साहब की क्या होता है, जैसे एज फैक्टर वालों को ज्यादा प्रभाव करता है कि यंग जनरेशन में भी इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए सर, एज बढ़ने के साथ साथ जो शरीर की टेंडेंसी होती है किसी भी रोग से लड़ने की वो थोड़ी कम होती जाती। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत ज्यादा एजेड हो गए तो आपके अंदर ये आक्रमण हो ही जाएगा फंगस का, ऐसा नहीं है। बाकी तो शरीर के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी सक्षम है किसी भी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए। तो अगर आप अभी भी खान पान में अच्छा ध्यान रखते हैं, आप आज जैसे योग दिवस है तो अच्छा योग कर रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई इस प्रकार के वायरस या इस प्रकार के फंगस का आपके ऊपर आघात होगा। तो ये हाँ जरूर है कि ये अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आप 60 प्लस हैं, आपके अंदर और भी कोई पहले से बीमारी है तो हाँ इसके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर हो ही जाएगा। ये फिर आपके ऊपर स्वतः विवेक और स्वतः शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे इन सब चीजों का सामना करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इज रिलेटेड है, हाँ चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुरारी जी, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अपील हम आपसे भी यही कर रहे हैं और आपके तमाम आसपास के लोगों से कि एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और 2 गज दूरी को ऑलवेज मेंटेन कीजिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नए नए वेरिएंट हम इस पूरे कोविड-19 के देख रहे हैं और हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई आप वैक्सीनेट कराइए, वैक्सीनेशन होना चाहिए। शिवपुरी में 4 लोगों की दोनों ही वैक्सीनेशन उनको हुआ, वैक्सीन दोनों डोज के बाद उनकी डेथ हुई। मेरे कई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि दोनों डोज के बाद भी मतलब लोगों ने अपनी जान को खो दिया। तो क्या ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें कमी है या डोज काम नहीं कर रहा है? क्या मतलब इसके पीछे क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जिसका हमें इंतजार है? कोई भी वैक्सीन जो होती है वो किसी भी बीमारी से 100% सुरक्षा नहीं देती। अगर आपके अंदर आपने कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाया है और फिर भी अगर आपको कोविड हो रहा है तो एक तो इसके ये चांसेस रहते हैं कि आपके हॉस्पिटल जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, आप नहीं जाएंगे, आपको इतनी सीवियर कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। दोनों डोज लगाने के बाद भी कुछ ऐसे सामने आए हैं केसेस जिसमें देखा गया है कि लोगों को कोविड हुआ है और उनकी हॉस्पिटलाइजेशन करने की भी नौबत आई है। तो जो 2 वैक्सीन हमारे इंडिया में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो 80 to 90% आपके शरीर को सुरक्षित करती है। और एक मेडिकल टर्म में एक होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में ऐसे वायरस जो होते हैं वो आपके जो वैक्सीन के डोज है उनको सुपर इम्पोज करके भी आपके ऊपर एक्ट करते हैं। तो अगर पहली वेव और दूसरी वेव में अगर देखेंगे आप तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें एक तो कम हुए हैं, अगर हुए भी हैं तो उनको हॉस्पिटल जाने की नौबत बहुत कम आई है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल गए भी हैं, उनकी डेथ भी हुई है, लेकिन जो रेशियो था वो रेशियो बहुत घटा है। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स ही हैं तो पिछले बार की तुलना में जो मॉर्बिडिटी थी वो इस बार काफी कमी है, लोग सुरक्षित। तो वैक्सीनेशन निसंदेह आपके शरीर को सुरक्षित रखती है, लेकिन कोई भी दुनिया की वैक्सीन 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। तो थोड़े बहुत ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो होते ही हैं। तो ऐसी किसी भ्रांति में नहीं रहे कि वैक्सीन लगाने के बाद हमारे साथ कोई दिक्कत होगी, नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जितनी बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड होगी उतनी ही जल्दी हम कोविड से सुरक्षित हो पाएंगे। तो वैक्सीनेशन तो बिल्कुल कंपलसरी है। जी, ब्लैक फंगस का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही ये कैसे मतलब फैलता है? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोविड के 2-4 दिन के बाद अगर जैसा मैंने आपको बताया कि काले धब्बे हैं, नाकों में भारीपन है, ऐसा है तो आप तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन लीजिए। उसके अलावा बहुत सारे रेडियोग्राफिक टेक्निक्स हैं एमआरआई के द्वारा, या फिर उसकी जो बायोप्सी होती है, बायोप्सी करने के बाद हम देख सकते हैं कि उसमें फंगस डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो ये बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जहाँ पे आप जाके बहुत आसानी से, और अगर कोविड हुआ है उसके बाद आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के, तो क्लिनिकली इजीली डायग्नोज हो जाता है। एमआरआई के माध्यम से बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक्सटेंट कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सर्जिकल प्रोसेस होते हैं, उसके बाद फिर जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं उनका ट्रीटमेंट चालू होता है और बहुत तेजी से पेशेंट रिकवर करता है। इसमें सबसे ज्यादा जागरूक रहने की यह आवश्यकता है कि आप कितनी जल्दी अस्पताल जा रहे हैं। आपके अंदर का सिम्टम्स जो है आप उसको छुपाए नहीं। अगर थोड़े से भी आपको ये लगता है कोविड-19 से आप रिकवर हुए हैं, डायबिटीज है आपको, आपके अंदर कोई मैलिग्नेंसी इससे पहले रह चुकी है, आप लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हैं, बहुत लंबे समय तक आप ऑक्सीजन थेरेपी पे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आपको जरा सा भी लगे कि आंख में भारीपन है, आपके चेहरे में सूजन आ रही है, चेहरे में असहनीय पेन हो रहा है, कोई काला रंग का धब्बा है, आप तुरंत मेडिकल कंसल्टेशन कीजिए। आप डेंटल सर्जन के पास जाइए, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। बहुत जगहों पे, भोपाल में भी अब म्यूकोरमाइकोसिस के सेंटर बने हैं, आप वहां जाइए, और जितनी जल्दी आप जाएंगे आपका इलाज उतनी जल्दी चालू होगा और बहुत इजीली आप इससे रिकवर कर जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी मेडिकल फैसिलिटी को अप्रोच करते हैं। डेल्टा वेरिएंट भी बहुत कहर बरपा रहा है और इसकी वजह से कई लोगों की आंखें भी चली गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो इसे डेल्टा वेरिएंट एक्चुअल में ये क्या है और ये इससे कैसे बचा जा सकता है? वायरस के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो म्यूटेट होते रहते हैं। जैसे आपने वैक्सीन लगाई और उस बॉडी के अंदर वायरस है, तो अपना आप शरीर बदलते रहता है, अपना रूप बदलते रहता है। तो ये डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये वेरिएंट जो है ये वायरस के एक्चुअली म्यूटेटेड रूप है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने वैक्सीन ली है, तो आपको निसंदेह इससे सुरक्षा मिलेगी। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो मास्क है, आपको डबल लेयर्ड मास्क लगाना है, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क जो है, अभी ऐसा नहीं है कि बीमारी चली गई है। सेकेंड वेव में अब हम बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं। आज कल के अगर का डाटा देखें तो भोपाल ही मात्र एक ऐसा हमारे यहाँ क्षेत्र रहा जहां 20 से ज्यादा पॉजिटिव केस देखे गए। बाकी हर जगह बहुत तेजी से कोविड जो है वो नीचे जा रहा है। ऐसा तो नहीं डॉक्टर सिद्धार्थ की टेस्टिंग कम हो गई हो? क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट वेरिएंट के बाद हमने देखा था कि सडन टेस्टिंग कम कर दी गई थी, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो कोविड सेंटर खोले गए थे उनको भी बंद कर दिया गया था। तो इस वजह से भी हम सेकेंड स्ट्रेन को हम भाप नहीं पाए, और उसके बाद जो सेकेंड स्ट्रेन ने कहर बरपाया है तो लाखों में लोगों की जान गई है। तो कहीं हम एक बार फिर से वो गलती तो नहीं करने जा रहे हैं? टेस्टिंग अब ऐसा है कि पॉजिटिविटी रेट पे डिपेंड करता है। अगर आप 100 टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव केस आपके कितने आ रहे हैं। एक बार 20-25 तक पॉजिटिविटी रेट चला गया था, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। रैंडम सैंपलिंग है या ये निसंदेह है कि आप केसेस अगर नीचे जाते हैं तो फिर टेस्टिंग कम हो जाती है टेस्टिंग। लेकिन अब आगे सरकार को अपने आप को ज्यादा जागरूक रखना है थर्ड वेव से अगर बचने के लिए, तो टेस्टिंग कम नहीं होनी चाहिए। टेस्टिंग आपको जितनी है उतनी करनी है। रैंडम टेस्टिंग कीजिए, जो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे टेस्टिंग होनी चाहिए। और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्टिंग तो आप उसकी करेंगे ना जब आपको लगेगा कि सिम्टम्स आपके अंदर है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना अभी भी आपके विवेक पे ही निर्भर करता है कि कोविड से हम कैसे बचे और कैसे देश को, समाज को सुरक्षित रखें। एक कॉलर जुड़ गए हैं फरीदाबाद से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, रूप सिंह जी। रूप सिंह जी, बहुत स्वागत है। सवाल कीजिए अपना डॉक्टर सिद्धार्थ से। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से इंडिया में ही सबसे ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट क्यों मिल रही हैं, जैसे कि डेल्टा भी काफी खतरनाक, इससे पहले जो सेकंड वेव आई थी वो भी काफी खतरनाक थी। क्या वायरस को यहाँ का वातावरण ज्यादा भार आए? क्या आखिर वजह क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो वायरस म्यूटेंट हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? जी, ऐसा नहीं है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण आपको मैं देता हूँ कि अगर किसी आदमी की परचून की दुकान है तो वो अगर मार्केट में निकलेगा तो उसको सिर्फ परचून की दुकान ही दिखाई देगी। तो ऐसे ही आप चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहे हैं या फिर हिंदुस्तान में ये वेरिएंट है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन है या फिर और बाकी जगह जो है वहां पे भी इन्होंने इतना ही हार्म किया। हाँ, लेकिन फिर एक बात है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारे अंदर जो जनसंख्या का रेशियो है या फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक कम क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं। तो कोई भी वायरस है तो उसके मल्टीप्लिकेशन की या फिर उनके लोगों को इन्फेक्ट करने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी जगहों पे आप अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी का घनत्व उतना नहीं है। हिंदुस्तान में क्षेत्रफल के हिसाब से एक तो आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, और उसके बाद अगर आप ज्यादा एडुकेटेड नहीं है, अगर आप चीजों को नहीं समझ रहे, अगर आप अभी भी वैक्सीन लगाने से भागेंगे, जो चीजें हम देख रहे हैं, तो फिर तो ये सब चीजें होंगी। तो म्यूटेशन जो है वो हर जगह होता है, हर देश में होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ है, लेकिन हाँ फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी सावधानी से और कितनी सुरक्षा बिल्कुल के तहत इसका सामना करते हैं।
डॉक्टर सिद्धार्थ की सलाह को मानना है और मानना ही नहीं, उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि आप ख्याल रखेंगे अपना तो जाहिर सी चीज है कि आप अपनी फैमिली को भी बेहतर तरीके से उनका ख्याल रख पाएंगे। आप बचेंगे, आपकी फैमिली बचेगी, आपका क्षेत्र बचेगा और जाहिर सी बात है हम कोरोना से जंग भी जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और क्योंकि डॉक्टर सिद्धार्थ हम बिल्कुल वक्त का अभाव है, आखिरी पड़ाव पर हैं, तो चलते चलते क्या सलाह आप हमारे दर्शकों को मैं देंगे? फिर एक बार आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप घर से बाहर निकलें, आप वैक्सीनेशन लगाएं अपने को। अगर आपको लगता है कि आप किसी को जागरूक कर सकते हैं तो हर आदमी के ऊपर आज देश की जिम्मेदारी है। आप अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग जो आपको लग रहा है कि वैक्सीन नहीं लगा रहे, उनसे आप अनुरोध करिए कि जाइए वैक्सीन लगाइए। जितने हम लोग वैक्सीनेट होंगे उतने आसानी से हम कोरोना को भगा पाएंगे। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, 2 गज दूरी और बहुत ज्यादा जब आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें, सुरक्षित रहें और निसंदेह एक सुखद भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो हर रात के बाद एक सवेरा होता है, निसंदेह फिर सूर्य चमकेगा, फिर हम घर से बाहर निकलेंगे। बस थोड़ी सा तो एक बार फिर से उसी खुली हवा में सांस लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ, आप हमारे खास कार्यक्रम में आए और इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने। तो स्वास्थ्य सेहत में आज के लिए मेरे साथ इतना है। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर हम एक बार फिर से लौटेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।